हेलो एवरीवन, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो जैसा कि आप लोग को इसके थंबनेल से ही पता चल रहा होगा कि मैं आज कौन सा किस पर वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज जो उपन्यास पे बेस्ट वीडियो है, क्योंकि जितने भी उपन्यास से पूछे गए हैं क्वेश्चन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फुल डिटेल्स के साथ मैं करवाने वाली हूँ, तो ज़रूर से मेरे चैनल पे बने रहें। और अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचे। और अभी जो झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वीडियो। और झारखंड पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और दिसंबर यूजीसी नेट के लिए तो ये है ही। तो आज चलिए क्वेश्चन देखते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उपन्यास पे, और साथ ही साथ फुल डिटेल्स के साथ देखेंगे। जितने भी उपन्यास है चारों ऑप्शन के साथ देखेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो ज़रूर से इसे देखें। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो पहला क्वेश्चन है कि चेकवरेक के आख्यान नाम से जाने जाने वाला उपन्यास कौन सा है। कि चेकव यानी रेकव किसे कहा गया है, किस उपन्यास को, तो वो जो है किसे कहा गया है, तो वो है अनाम दास का पोथा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और अगर आप इसका फुल डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। अनाम दास का पोथा उपन्यास को क्या कहा जाता है, तो रेक के नाम से जाना जाता है। अतः उपयुक्त विकल्पों में से जो अनाम दास का पोथा है वही सही है, बाकी अन्य असंगत हैं। तो इसके की पॉइंट भी देख लेते हैं। साथ ही साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो अनाम दास का पोथा है उसके जो उपन्यासकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस उपन्यास में उपनिषदों की पृष्ठभूमि में चलती एक बहुत ही मासूम सी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो ये भी इसके विषय वस्तु को भी ध्यान में रखना है आपको, तो विषय वस्तु से भी पूछा जाता है। और अन्य देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म था वो 19 अगस्त 1907 ईस्वी को, और मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी को। हिंदी के निबंधकार भी रहे हैं, आलोचक भी रहे हैं और उपन्यासकार भी ये रहे हैं। 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। और 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया था। इनके अन्य निबंध भी देख लेते हैं साथ ही, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में खूब पूछी जाती है। तो इसके अशोक के फूल, जो कि इसका रचना काल 1948 है। कल्पलता 1951 में। विचार और वितर्क 1954 में। विचार प्रवाह 1959 में। कुटुज 1964 में। विश्व के दंत, कल्पतरु, गतिशील चिंतन और साहित्य सहचर। ये साहित्य सहचर कई बार पूछी गई है, और बाकी जितने भी ऊपर वाले निबंध है ये तो पूछी ही जाती है, तो साथ इन्हें भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अन्य जितने भी लगे हुए हैं उपन्यास, अन्य उपन्यास उनके, वो भी देख लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा चलिए, तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है इसका जो सन है 1946 है। चारूचंद्र लेख 1963 है। पुनर्नवा 1973 है। और अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी की है। तो कुल इनके कितने उपन्यास हैं, तो टोटल 4 उपन्यास हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो बाणभट्ट की आत्मकथा है वो यूजीसी नेट के सिलेबस में आपका लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से उपन्यासकार नहीं हैं, तो कौन से उपन्यासकार नहीं हैं ये पूछा गया है। तो देख लेते हैं इनमें से कौन से उपन्यासकार नहीं हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो उपन्यासकार नहीं हैं। बाकी श्रीलाल शुक्ल, ईलाचंद जोशी, प्रेमचंद्र आदि जितने भी हैं वो उपन्यासकार हैं। तो अगर उपन्यासकार नहीं हैं तो वो क्या हैं, देख लेते हैं इसके बारे में।
हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के कवि और लेखक रहे हैं। ठीक है, वे हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो मधुशाला है, जो कि 1935 ईस्वी में रचित है। हरिवंश राय बच्चन ने कविता संग्रह, आत्मकथाएं आदि की रचना की है। ठीक है, आगे देख लेते हैं की पॉइंट। हरिवंश राय बच्चन के कविता संग्रह देख लेते हैं। तो तेराहार 1929, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, आत्मपरिचय 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगिनी 1945, हलाहल 1946। तो ये इनके इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, कविता संग्रह है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं शुक्ल जी का उपन्यास। तो शुक्ल जी का, ये वो शुक्ल जी नहीं है, ये श्रीलाल शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो शूनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, आदमी का जहर 1972, सीमाएं टूटती है 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998, बब्बर सिंह और उसके साथी 1999। ये श्रीलाल शुक्ल जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट उपन्यासकार हैं, और इनके जितने भी उपन्यास हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आज जो क्वेश्चन है वो जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं मैं वही कराने वाली हूँ, तो फुल डिटेल्स के साथ। ठीक है, अब इलाचंद जोशी को देख लेते हैं। इलाचंद जोशी का उपन्यास है लज्जा, जो कि 1929 है, सन्यासी 1941 है, पर्दे की रानी 1941 है, प्रेत और छाया 1946 है, निर्वासित 1948 है, मुक्तिपथ 1950 है, जिप्सी 1952 है, सुबह के भूले 1952 है, जहाज का पंछी 1955 है, ऋतु चक्र 1969 है। तो इनके भी उपन्यास आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देख लेते हैं प्रेमचंद्र जी का उपन्यास, इन्हें तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 25, निर्मला 25, कायाकल्प 26, प्रतिज्ञा 27, गबन 28, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936। और गोदान इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, और अधूरा उपन्यास जो है वो मंगलसूत्र, जो कि 1948 ईस्वी के, ध्यान में रखना आपको। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र की रचना है तो कौन सी रचना है? तो वो सेवा सदन है। आगे देख लेते हैं सेवा सदन के बारे में। थोड़ा सा स्क्रीन अगर आपको आई होप कि दिख रहा होगा। सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ। यह हिंदी का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। यह मूल रूप से इन्होंने बाजारे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा था, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित हुआ था। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है, जिसमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, स्त्री पराधीनता आदि समस्याओं का इसमें जिक्र वर्णन किया गया है। तो इसके विषय वस्तु को भी ध्यान में रखना आपको। अन्य देख लेते हैं उपन्यास, तो ये तो अभी मैंने कराया। चलिए अगला देख लेते हैं, जो चारों लगा है ऑप्शन। पहला है तमस के बारे में, तो इसका की पॉइंट देख लेते हैं। तमस जो है ये भीष्म शाहनी द्वारा रचित उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास में साहित्य जगत में बहुत ज़्यादा इसने लोकप्रियता हासिल की, ये उपन्यास, क्योंकि ये भारत विभाजन पर आधारित था, और ये जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। तमस को 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अगला देख लेते हैं फणीश्वर नाथ रेणु का मैलांचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास है। यह हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है, और मैलांचल पर मैंने दो महत्वपूर्ण पार्ट में वीडियो जो डाला हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर से देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर ये उपन्यास लिखा गया है, जो कि एक मैलांचल मेरीगंज नामक गांव रहता है। ठीक है, इसमें वहाँ के जीवन का सबसे
इसमें वहाँ के जीवन का, जिससे वह स्वयं ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, अत्यंत जीवंत और मुखर इसमें चित्रण उन्होंने किया है इस गांव के बारे में। त्यागपत्र के बारे में देख लेते हैं। त्यागपत्र जो है जैनेन्द्र की तीसरी औपन्यासिक कृति है। इसका प्रकाशन सन 1937 ईस्वी में हुआ था। इसका अनुवाद अनेक प्रादेशिक एवं विदेशी भाषाओं में हो चुका है। हिंदी के भी सर्वश्रेष्ठ लघु उपन्यासों में मृणाल, जो कि त्यागपत्र की एक महत्वपूर्ण पात्र हैं, नामक भाग्यहीनता युवती के जीवन पर आधारित यह मार्मिक एवं अत्यंत प्रभावशाली बनी हुई है। तो जो त्यागपत्र उपन्यास है उस पर मैं उसका फुल डिटेल्स के साथ उसका वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ बिल्कुल भी बने रहें, मैं करवाने वाली हूँ इस उपन्यास को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदर और सुधा के प्रेम की कहानी का वर्णन किस उपन्यास में हुआ है? तो वो है गुनाहों का देवता। और अन्य जितने भी हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं साथ ही। तो चंदर और सुधा के गुनाहों का देवता के जो पात्र हैं, उपयुक्त विकल्पों में से जो गुनाहों का देवता है वो सही है। और गुनाहों का देवता जो है धर्मवीर भारती की रचना है। इसकी रचना सन 1949 ईस्वी में हुई थी। यह चंदर और सुधा के किशोर और भावुक प्रेम की करुण कहानी है, तो ध्यान में रखना है आपको इसकी की पॉइंट को। अगला देख लेते हैं धर्मवीर भारती के बारे में। अन्य इनके उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, जो कि 1952 की है। आलिफ लैला, पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का इसमें चित्रण हुआ है सूरज का सातवां घोड़ा में। 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। अन्य देख लेते हैं जो अन्य उपन्यास इसमें लगी हुई थी। तो शेखर एक जीवनी, जिसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ था। पहला भाग है 1941 का, दूसरा भाग है 1944 का। और इसके जो लेखक हैं वो अज्ञेय हैं, जिसे सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय भी कहा जाता है। गोदान जो कि 1936 प्रेमचंद्र की रचना है। और त्यागपत्र 1937 जो कि जैनेन्द्र की रचना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाणभट्ट आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और अन्य तीनों भी साथ ही देख लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रसिद्ध उपन्यास रही है। इसके की पॉइंट को भी देख लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित एक ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं। कौन? तो बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका। इसके पात्र को भी ध्यान में रखना है। अन्य देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का क्या कहा है? तो डिक्टेटर कहा है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के भी विद्वान हैं। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो आप द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पे नहीं हुआ है, बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे हुआ है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज यहाँ पे ना हो। आगे देख लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो है। इन्होंने 4 उपन्यास की रचना की, जैसा कि अभी मैंने पिछली बात की। उनके अनेक निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुए, जिसमें कल्पलता, अशोक के फूल, कुटुज, विचार प्रवाह, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वो है अंधेरे के जुगनू, जो अमृतलाल नागर के उपन्यासकार नहीं है। तो इनके उपन्यासकार कौन है? तो अंधेरे में जुगनू जो उपन्यास है वो रांगे राघव जी का है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी है। और रांगे राघव के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म हुआ था 1923 में और मृत्यु 1962 ईस्वी में। एक साथ उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, आलोचक, नाटककार, कवि, इतिहास वक्ता एवं रिपोर्टाज आदि के लेखक ये रह चुके हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रांगे राघव। और इनको प्राप्त सम्मान था जो कि हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार 1951 में, डालमिया पुरस्कार 1954 में, उत्तर प्रदेश सरकार पुरस्कार 1957,
वह 1959 ईस्वी में, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961 में, और मरणोपरांत इनको जो सम्मान मिला वो है महात्मा गांधी पुरस्कार, जो कि 1966 ईस्वी में इन्हें प्राप्त था। आगे देख लेते हैं रांगे राघव के अन्य उपन्यास जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं। तो भारती का सपूत जो कि 1954 में है, लाखमा की आंखें 1957 की है, जब आवेगी कालघटा 1958 की है, धुनी का धुआं 1959 की है, धरती मेरा घर 1960 की है, आखिरी जवाब 1962 की है, मुर्दों का टीला ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है 1948 की है, और प्रतिदान 1959 की है। तो इनके सभी उपन्यास को ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। हुजू 1951 की है, सीधा साधा रास्ता 1951 की है, राई और पर्वत 1958 की है, छोटी सी बात 1959 की है, पत का बाप 1959 की है, चीवर ये भी इम्पोर्टेंट है 1951 की, अंधेरे का जुगनी जो कि 1953 की है, पक्षी और आकाश 1957 का है, राह न रुकी 1958 का है, और विषाद मठ ये काफ़ी पूछी जाती है 1946 की है। तो जितने भी इनके उपन्यास हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान में रखना है। अगला उपन्यासकार को देख लेते हैं, अमृतलाल नागर जी। इनके काफ़ी फेमस जो उपन्यास है, महाकाल जो कि 1947 की है, शतरंज के मोहरे 1946 की है, सुहाग के नुपुर 1959 की है, अमृत और विष 1960 की है, नाचियो बहुत गोपाल 1978 की है, खंजर नयन जिसमें सूरदास जी का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, बिखरे तिनके 1982 का है, अग्निगर्भा 1983 का है। आगे देख लेते हैं। करवट जो कि 1985 का है, एकादानेमिशरा 1972 का है, मानस का हंस जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है, जिसमें तुलसीदास जी का जीवन वर्णन किया गया है, सात घूंघट वाला मुखरा 1966 का है, और पीढ़ियाँ 1990 का है। तो ये जितने भी उपन्यास हैं इनके वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये उपन्यास इम्पोर्टेंट हैं, और साथ ही अमृतलाल नागर भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? तो वो हैं वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा, और अन्य को भी साथ ही देख लेते हैं। मृगनयनी जो है वृंदावन लाल वर्मा जी का रचित उपन्यास है। इसमें प्रकाशन वर्ष जो है 1950, और विधा जो है वो उपन्यास रहा है। इसके की पॉइंट को भी देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 1889 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक ये विराजमान थे, और वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के नाटककार एवं उपन्यासकार रहे हैं। उन्होंने प्रेमचंद्र की सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाया, तथा दूसरी तरफ हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास की धारा को उत्कृष्ट तक पहुंचाने का काम किया था वृंदावन लाल वर्मा ने। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। प्रत्यागत 1927, संगम 1928, प्रेम की भेंट 1928, गढ़कुंडार ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गढ़कुंडार, कुंडली चक्र 1932, टूटे कांटे 1945। तो इनके फेमस ये कृतियाँ रही है। आगे देख लेते हैं दिनकर जी को। तो इनका जन्म 1908 से 1974 के बीच ये थे। हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार रहे हैं। आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में ये प्रस्थापित है। दिनकर जो है स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में भी, और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, हमारी संस्कृति 1956, वेणुवन 1958, उजली आग 1956, राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय एकता 1958। सोहनलाल द्विवेदी जी को देख लेते हैं, जो कि 1906 से 1988 के बीच रहे हैं। सोहनलाल द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, और महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित द्विवेदी जी ने बाल उपयोगी रचनाएं भी काफ़ी लिखी हैं। 1969 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री उपाधि से सम्मानित भी किया था। और इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें तो जिसमें भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, कुणाल और चेतना आदि इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ रही है। आगे देख लेते हैं श्याम नारायण पांडे जी को, जो कि 1907 से 1991 तक रहे थे। श्याम नारायण पांडे वीर रस के सुविख्यात हिंदी कवि थे। वह केवल कवि ही नहीं अपितु अपनी ओजस्वी वाणी में वीर रस के अनन्यतम प्रस्तोता भी
रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हल्दी घाटी, जोहर, तुमुल, रूपांतर, आरती इत्यादि इनकी फेमस कृतियां रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, करुणालय के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। अगला देख लेते हैं इसके की पॉइंट को। जयशंकर प्रसाद के अन्य काव्य संग्रह जो हैं वो झरना है, चित्राधार है, करुणालय है, महाराणा का महत्व है, कानन कुसुम है, प्रेम प्रतीक है, आंसू, आंसू काफ़ी फेमस है, 1925 की रचना है, लहर 1933 की रचना है, कमायनी 1935 की रचना है, और झरना जो 1918 की है, चित्राधार 1918 की है, करुणालय 1921-22 की है। ठीक है, और उपन्यास देख लेते हैं। इन्होंने 3 उपन्यास की रचना की, जिसमें कंकाल, तितली और इरावती है। कंकाल 1929 की है, तितली 34 की है और इरावती 36 की रचना है। इसकी कहानी संग्रह को देख लेते हैं तो छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप और इंद्रजाल। आगे देख लेते हैं भारतेंदु जी को। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य संग्रह हैं प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, भारत वीणा, सतसई सिंगार, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, कृष्णचरित इत्यादि इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। निबंध संग्रह देखते हैं, सलोचना, परिहास, वंचक, लीलावती, दिल्ली दरबार, दर्पण और मदरसा, तो इनके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं अज्ञे जी को। तो अज्ञे की कविता संग्रह जो हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिघास क्षणभर, इंद्रधनुष रोंदे हुए थे, अरियो, करुणा में, प्रभा में, आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा। और अगर इसकी कहानियाँ देखें तो विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल। उपन्यास है इनकी शेखर एक जीवनी प्रथम भाग और द्वितीय भाग, संघर्ष, पहला उत्थान और दूसरा संघर्ष, नदी के दीप और अपने अपने अजनबी, इनके 3 उपन्यास इन्होंने लिखे थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं निराला जी को। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह हैं अनामिका 1923 की है, परिमल 1930 की है, गीतिका 1936 की है, आराधना 1953 की है, कुकुरमुत्ता 1942 की और नए पत्ते 1946 की है। उपन्यास इसके देखते हैं कि अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे और तकनीकी, यहाँ पे कुछ वर्ड मिस्टेक है। ठीक है, कहानी संग्रह है लीली, सखी, शुकुल की बीबी और चतुरी चमार, इसकी फेमस इनकी कहानियाँ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधकिला फूल किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो अधकिला फूल जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का रचित उपन्यास है। इनके बारे में देख लेते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष जो था 1907 ईस्वी में हुआ था। चोखे चोपदे उपमुक्तक काव्य श्रेणी का श्रेष्ठ काव्य है। इसके लेखक भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की अन्य रचनाओं पर भी नजर डाल लेते हैं। तो चोखे चौपदे, चुपते चौपते, कल्पलता, बोलचाल, परिजात और हरिओद सतसई इनके उपन्यास हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। और महाकाव्य इन्होंने लिखे हैं प्रिय प्रवास, जो कि 1914 की रचना है और आपके सिलेबस में लगी हुई है, और वैदेही वनवास इनकी फेमस ये महाकाव्य रही है। अन्य देख लेते हैं, जिसमें कनुप्रिया जो है धर्मवीर भारती की और पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तो प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास है? तो रंगभूमि है। ठीक है, और बाकी को भी देख लेते हैं साथ ही। तो प्रेमचंद्र का उपन्यास रंगभूमि है। और प्रेमचंद्र पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष व बदलाव की महान गाथा है, जो प्रेमचंद्र की रंगभूमि में वर्णित हुआ है। आगे देख लेते हैं प्रेमचंद्र जी के बारे में। तो इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 ईस्वी में और मृत्यु जो 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई थी। प्रेमचंद्र नाम से ये जाने जाते थे। प्रेमचंद्र का साहित्यिक जीवन का आरंभ जो था 1901 ईस्वी में हो चुका था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे मवादित के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद्र के अन्य उपन्यास पर भी नज़र एक बार डाल लेते हैं, जो कि देवस्थान रईस 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन
18 वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936। और अन्य देख लेते हैं जो लगी हुई थी ऑप्शन में। तो तितली जो कि जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है, माँ मैक्सिम गोर्की का है। बाकी बाद माँ जो है वो विशंभरनाथ कौशिक का भी एक उपन्यास है। अर्धनारीश्वर जो कि विष्णु प्रभाकर का भी उपन्यास रहा है। तो आज जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही फुल डिटेल्स जो उसके साथ लगी हुई है वो भी और इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़रूर से इसका लाभ उठाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं मैंने आज सभी करवाए हैं, बाकी वह जितने भी बचे हुए हैं वो भी मैं करवाने वाली हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।